and welcome to all part 1 students in our tutorials. हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं दिस वन इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल स्टडी कर चुके थे कि व्हाट इज़ मीन बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअल में क्या होती है, जिसमें हमने वाटर की एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था और चंद एक दूसरी एग्जांपल दी थी। तो बेटा आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस क्या हैं और ये हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोवलेंट हाइड्राइड। हम देखेंगे कि कोवलेंट हाइड्राइड होता क्या है। तो कोवलेंट हाइड्राइड एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमारे पास जस्ट लाइक हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ग्रुप ने 4 ग्रुप को मेंशन किए हैं। हमने एक ग्राफ ड्रा किया है जिसमें हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसको मेंशन कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेंशन कर रहे हैं पीरियड नंबर को, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम किसको मेंशन कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने लिया है बॉइलिंग पॉइंट। तो इस ग्राफ के ज़रिए हम 4 ग्रुप के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं और वो 4 ग्रुप कौन से हैं। एक तो हमारे पास 4A है, 5A, 6A एंड 7A। हम 4 ग्रुप के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। मीन हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट्स मतलब इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है या जो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो कोवलेंट हाइड्राइड क्या होता है कि जब 4A ग्रुप 4, 5, 6A या 7A ग्रुप एलिमेंट्स किसके साथ बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे थर्म का मतलब होता है हीट, मतलब हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं, तो मीन इसकी एक ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो हमें नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ CH4 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे लो है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर एलिमेंट। ये 4A ग्रुप एलिमेंट है, 5A, 6A एंड 7A। फर्स्ट मेंबर है हमारे पास 4A ग्रुप का मीथेन, इसका सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। अब CH4 का स्मॉलर जो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है उसकी रीज़न क्या है, CH4 का जो लो बॉइलिंग पॉइंट है इसकी रीज़न ये है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। एक तो कार्बन का साइज़ क्या है, स्मॉल है, और दूसरी रीज़न ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या है, लेस है, जिसको हम मेंशन करते हैं कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट जस्ट लाइक हमने मेंशन किया है कि इसका साइज़ स्मॉल है। जब साइज़ स्मॉल है तो इसमें पोलराइजेबिलिटी मीन इसमें जो पोलर करैक्टर होगा वो क्या होगा, लेस होगा, लेस पोलराइजेबिलिटी। और जब लेस पोलराइजेबिलिटी होगी तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी नहीं है और इसका जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा, जो इजीली ब्रेकेबल है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि CH4 में कार्बन की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। अब अगर हम बाकी ग्रुप्स की बात करते हैं, यहाँ पे तो हमने पहले पॉइंट में मेंशन कर दिया CH4 को। अब हम सेकंड पॉइंट में मेंशन करते हैं 5A, 6A एंड 7A ग्रुप एलिमेंट्स में। तो हमें नज़र आ रहा है कि अमोनिया, HF और वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर और अमोनिया जो है ये अपनी रिस्पेक्टिव सीरीज़ में इनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड और साथ में वाटर। अब ये जो तीनों ग्रुप एलिमेंट्स हैं अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स की निस्बत इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई हैं। तो बेटा जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसमें हमने नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन को स्पेसिफाई किया था। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई हैं, तो इसकी रीज़न मैं मेंशन करती हूँ, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो ये तो हमने कंपेयर किया इसको। अब थर्ड पॉइंट आता है जहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ यूँ है, जैसे यहाँ पे देखिए NH हमारे पास 6 ग्रुप से रिलेट करता है, वाटर जो है ये हमारे पास 7 मतलब जस्ट लाइक अमोनिया हमारे पास किस पे है, 5 ग्रुप से रिलेट करता है, वाटर हमारे पास 6 ग्रुप से रिलेट करता है, और जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये 7 ग्रुप से रिलेट करता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल देखते हैं या हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल देखते हैं, तो हमारे पास जो फ्लोरीन है वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो हाइड्रोजन फ्लोराइड से भी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई वाटर हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट although फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि अगर हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू वाटर।
तो उसकी रीज़न क्या है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि फ्लोरीन एटम जो है कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि आल्दो फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, बट फ्लोरीन एटम क्या होता है, फ्लोरीन एटम में कैपेसिटी होती है ओनली मेक वन हाइड्रोजन बॉन्ड। फ्लोरीन क्या कर सकते हैं, सिर्फ वन हाइड्रोजन बॉन्ड की, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक जिगजैग मैनर में स्ट्रक्चर भी मेंशन किया था। फ्लोरीन एटम में ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है, जबकि अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वाटर में लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से जो ऑक्सीजन एटम होता है, ऑक्सीजन एटम में टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है। अब क्लियर सी बात है कि जहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसके स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वन हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स वाई वी कैन से दैट water has the highest boiling point as compared to the hydrogen fluoride just due to the presence या just due to the capability to make hydrogen bond। और उसके बाद अगर हम लास्ट में मेंशन करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं तो हमें बाकी ग्रुप मेंबर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि वाटर अपनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किस स्टेट में पाया जाता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, जबकि बाकी इसके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो किस स्टेट में होते हैं, वो गैसीय स्टेट में होते हैं बिकॉज ऑफ द लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेबिलिटी या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में हमने एक ग्राफ ड्रा किया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था कि CH4 जो है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी हमने रीजंस मेंशन की। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर हम बाकी ग्रुप मेंबर्स को देखते हैं तो अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एबिलिटी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। और लास्ट वन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था कि फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है उसके कंपैरिजन में, तो उसकी रीज़न क्या है कि फ्लोरीन एटम में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, जबकि वाटर में क्या है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है। अब हम आते हैं इसकी सेकेंड एप्लीकेशन पे, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या मेंशन करते हैं कि जो ये देखा गया है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अब सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या मेंशन करते हैं, जैसे देखें वाटर जो होता है, वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो हम सॉल्युबिलिटी के पॉइंट में देखते हैं कि जो हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी ऑल आर नो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज आर नॉन पोलर इन नेचर, मीन इनमें पोल्स नहीं होते। जबकि जो वाटर होता है, अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। तो स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल हैं जस्ट ड्यू टू द। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में क्यों सॉल्युबल है, तो इसकी रीज़न क्या आ जाती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हम इसकी एक एग्जांपल मेंशन कर देते हैं, जैसे जस्ट लाइक हम कहते हैं कि जो इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, आप देख सकते हैं इसका पार्शियल नेगेटिव एंड भी है, पार्शियल पॉजिटिव एंड भी है, ये वाटर में इजीली सॉल्युबल है। किस तरह से इजीली सॉल्युबल है कि इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव एंड प्रेजेंट है, और वाटर में भी क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव एंड प्रेजेंट होता है। वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। और स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इसमें नॉन पोलर पार्ट जो होता है ये स्मॉल होता है, और ये पार्ट किसको मेंशन करता है, पोलर। तो पोलर पार्ट पोलर मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, सॉल्युबल होता है, और जो नॉन पोलर होता है ये इनसॉल्युबल रहता है। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो लार्ज हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नॉन पोलर नेचर की वजह से वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और जो स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अपने लेस नॉन पोलर और हाईली पोलर नेचर की वजह से वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब क्लींजिंग एक्शन मतलब जो सोप या डिटर्जेंट होते हैं वो सफाई का काम किस तरह से करते हैं बेटा, तो ये भी डिपेंड किस पे करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अब क्लियर सी बात है, आप अपने हैंड्स वॉश करना चाहते हैं तो आप सोप लगाते हैं, तो क्या होता है जब हम पानी डालते हैं तो हमारे हाथ जो होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, मतलब सोप जो होता है वो सारा रिंस्ड हो जाता है। अब रीज़न क्या होती है, अगर जस्ट लाइक हमारे पास जो सोप होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट कौन सा होता है, पोलर, और एक पार्ट कौन सा होता है, नॉन पोलर। अब जब हम सोप को अपने हैंड्स पे लगाते हैं तो जो पोलर पार्ट होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। तो जब हम पानी से धोने की कोशिश करते हैं तो वो जो पोलर पार्ट होता है वो सोप के फॉर्म में रिंस्ड हो जाता है, जबकि जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो क्या रहता है, रिमेन इंटैक्ट, वो अपनी उसी फॉर्म में रहता है, मीन वो वॉश अवे नहीं होता। तो डिटर्जेंट के केस में भी यही होता है कि डिटर्जेंट्स में जो पोलर पार्ट होता है वो रिमूव हो जाता है, जबकि जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो रिमूव नहीं होता बिकॉज वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता।
क्योंकि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए वो पोलर को तो डिसॉल्व कर लेगा लेकिन नॉन पोलर को डिसॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि जो सोप और डिटर्जेंट का नॉन पोलर पार्ट होता है ये किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जो कि वाटर में सोलुबल नहीं होते। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। तो बेटा वी ऑल आर फेमिलियर दैट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, कि हमें पता है कि ये डीएनए जो होता है ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और डीएनए कंसिस्ट किस पे कर रहा होता है, डीएनए कंसिस्ट कर रहा होता है नाइट्रोजनस बेसिस पे, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस आ जाती है एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन। ठीक है जी। अब जो गवानीन है वो किसके साथ बॉन्डिंग करती है, साइटोसिन के साथ। थायमीन किसके साथ करेगी, एडेनिन के साथ। तो इस तरह से होता है कि ये जो डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर में ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है आपस में कनेक्टेड होता है। नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं ये आपस में किसके ज़रिए कनेक्टेड होती हैं, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कि ये जो स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है डीएनए का, जो कि हमारा बायोलॉजिकली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का डीएनए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये किस पे कंसिस्ट करता है, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो अमाइनो एसिड्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उनका भी जो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना होता है, ये जो हेलिक्स होती हैं ये आपस में किसके ज़रिए कनेक्टेड होती हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट या डिफरेंट इस तरह की एग्जांपल्स हैं, उन सब में एक मेजर रोल प्ले किया जाता है। उन सब का जो स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, मेंटेन रहता है, जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट वन अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये टेक्सटाइल मटेरियल में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेक्सटाइल मटेरियल में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी मतलब अगर हम किसी भी क्लॉथ की या कपड़े की रिजिडिटी की बात करते हैं कि वो उसमें जो एक स्ट्रेंथ है, उसमें जो एक जस्ट लाइक हम मेंशन करते हैं कि उसका जो टेक्सचर है उसमें कितनी इलास्टिसिटी पाई जाती है, जस्ट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम उसको किस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि जितनी भी जस्ट लाइक हम कहते हैं कि कॉटन, सिल्क या जितने भी हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स मीन कि वो फाइबर्स कहते हैं धागे को, रेशे को, और वो सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर करते हैं। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ हो रहे हैं क्लॉथिंग में, ये इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्हें क्या बनाती है, कॉटन, सिल्क, मतलब ये जितने भी फाइबर्स हैं इनमें जो रिजिडिटी या फिर हम कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन इसके अंदर जो लचक होती है, इलास्टिसिटी होती है या उसका जो सख्तपन होता है, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, दिस आर डिपेंड ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा जो हमारे पास पेंट्स होते हैं, डाइज होती हैं, उनमें जो एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है मीन चिपकने की सलाहियत जो होती है वो भी किस वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। और जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस है बेटा ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर। तो होता असल में क्या है, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी मेंशन कर चुके थे वाटर का फार्मूला। तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीन 4 कॉर्नर्स कंसिस्टिंग इसका स्ट्रक्चर होता है। किस तरह से, जस्ट लाइक देखें कि यहाँ पे मेंशन किया हमने हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल, डाइवेलेंट होता है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, मीन कोवलेंट, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये दूसरे एटम से कनेक्टेड होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इसमें कितने कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, 4 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। 2 corners occupied by the hydrogen bond and 2 corners occupied by the covalent bond। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, बिकॉज 2 कॉर्नर्स किसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, 2 corners आर ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर। ठीक है, जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 2 corners आर ऑक्यूपाइड बाय द कोवलेंट बॉन्ड, और इनकी स्पेस में एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है। अब हम बात करते हैं कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में होते हैं, या यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, अब जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो आइस होती है वो वाटर पे फ्लोट क्यों करती है, और ये आपका एक्सरसाइज का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा आपने ज़रा देखना है, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, मैं इधर ड्रा करती हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि जैसे जस्ट सपोज देखें ये है जी हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की
दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इस साइड पे भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मेंशन करते हैं। ये हमारे पास एक थर्ड वन वाटर मॉलिक्यूल है। लोअर साइड पे भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास एक फिफ्थ मॉलिक्यूल आ गया, फोर्थ सॉरी। और यहाँ से हम एक और वाटर मॉलिक्यूल ड्रा करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर समझने में थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। ये जो हमने ड्रा कर दिया वाटर का मीन्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन हमें नज़र आ रहे हैं इन सब पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, ये है पार्शियल पॉजिटिव, मीन हम इधर मेंशन कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि जो लिंक्ड है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से किसके ज़रिए कनेक्टेड है। अगर हम इसको मेंशन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम ये ग्रीन कलर से मेंशन कर देते हैं कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कनेक्टेड है। ठीक है जी। अब जब वाटर जो होता है हमारे पास, जब तक वो अपनी लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है जी, जब तक लिक्विड स्टेट में होता है, बिकॉज वी ऑल आर नो कि लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। मींस उनके जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो क्या होता है कि ये जो लिंकेज होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो मेंटेन नहीं रहता। मींस कभी बनते हैं बॉन्ड और कभी ब्रेक होते हैं, जिस बेस पे हम कहते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में जो होते हैं उनकी बॉन्डिंग बनती भी जाती है और उनकी बॉन्डिंग ब्रेक भी होती जाती है। लेकिन एक्चुअल में हमने ये मेंशन क्यों किया, क्वेश्चन ये है कि हमने ये क्यों बताया कि लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो रैंडम मोशन की वजह से बनते भी जाते हैं और ब्रेक भी होते जाते हैं। मींस वो मेंटेन नहीं रहते। बिकॉज एक्चुअली हम बताना चाह रहे हैं कि लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में क्या फ़र्क होता है। अब अगर यही यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया मीन्स हम वाटर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस, कि जब यही वाटर मॉलिक्यूल्स आइस फॉर्म में आते हैं तो इनमें क्या चेंज आता है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस, इस फॉर्म में क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स आइस की फॉर्म में आते हैं पहले इनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड बनते भी हैं, ब्रेक भी होते हैं। लेकिन व्हेन मॉलिक्यूल्स कम इन द आइस स्टेट, और वो कब आते हैं, जब वाटर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो हमें पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस में डिक्रीज़ होता है तो वाटर किस में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है। जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इनकी रैंडम अरेंजमेंट होती है। मीन्स कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट भी नहीं होती क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल आइस की फॉर्म में आते हैं, और आइस क्या स्टेट है, आइस एक सॉलिड स्टेट है, तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो किस मोशन में मीन्स वो किस मूवमेंट में आ जाते हैं, उनका जो पैटर्न हो जाता है वो एक रेगुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, एक रेगुलर पैटर्न होता है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म में वो अपने आप को अरेंज करते हैं। और जो कॉर्नर्स होते हैं टेट्राहेड्रॉन के, उनके जो लॉन पेयर होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था, जो कॉर्नर होते हैं इनके जो लॉन पेयर होते हैं वो लिंक्ड होते हैं दूसरे हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे कि हमने टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में मेंशन किया। अच्छा जी, इसके बाद हम कहते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल आइस स्ट्रक्चर में आता है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज़ होने का क्या मतलब है, डेंसिटी डिक्रीज़ होने का मतलब इस तरह से आ जाता है, डेंसिटी डिक्रीज़ है मीन्स जब डेंसिटी डिक्रीज़ होती है तो उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो क्या होना शुरू हो गई हैं, इंक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं। जैसे ही एम्प्टी स्पेस इंक्रीज़ होगी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि कैसे डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। अब इसको समझाने के लिए आपने फोकस करना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो रेगुलर पैटर्न में, रेगुलर स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज करते हैं तो इनका ये जो रेगुलर पैटर्न होता है, दिस वन इज़ अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जस्ट सपोज कंसीडर करें कि ये मैं आपको एक पैटर्न बताती हूँ। ये सपोज करें कि आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब ये समझ लें कि ऑक्सीजन है, और हम रेड से मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। ये एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया, मतलब यहाँ पे हम साइड पे मेंशन कर देते हैं कि ये किसको मेंशन कर रहा है, हाइड्रोजन को, और ये जो बड़ा ग्रीन रिंग है ये किसको मेंशन कर रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ड्रा किया। अब ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये लिंक्ड होगा, मीन्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किस तरह से है, जस्ट लाइक ये लिंक्ड करता है किसके साथ, हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये है ऑक्सीजन
ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या आ जाता है ऑक्सीजन, और इसके साथ ये जो आ जाता है ये हाइड्रोजन, मीन एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वन, अब इसकी बॉन्डिंग क्या होगी, यहाँ पे हम ड्रा करते हैं फर्दर। नेक्स्ट जो है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी, सेंटर में क्या आएगा ऑक्सीजन एटम, और इस साइड पे किसको मेंशन करेंगे हम हाइड्रोजन को। ये हमारे पास क्या आ गया वन वाटर मॉलिक्यूल सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट वन अगेन, ठीक है जी, अब ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव है, तो इसने किसके साथ बॉन्डिंग करनी है, दिस वन इज अ हाइड्रोजन, सेंटर में क्या आ जाता है ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है वाटर। अब इनके दरमियान क्या बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट वन क्या आ जाता है हमारे पास, इस साइड पे ये आ जाएगा हाइड्रोजन, उसके साथ क्या है ऑक्सीजन, और इस साइड पे कौन सा मॉलिक्यूल आ जाएगा, कौन सा आइटम आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है जी। और यहाँ पे ये वाला जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्दर वन, अब मज़ीद क्या होगा, अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे आ गया जी हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आ रहा है ऑक्सीजन, और यहाँ पे इस साइड पे किसका मॉलिक्यूल आ गया हाइड्रोजन का, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस साइड पे आएगा ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बनेगी बॉन्डिंग, और इधर भी बन गई ये बॉन्डिंग। अब हमने इसको ज़रा क्लियर करना है ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये हेक्सागोनल बॉन्डिंग किस तरह से बन रही है। अब बेटा देखिए, इसको मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसको हमने क्रॉस कर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव। अब पार्शियल नेगेटिव की पार्शियल पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग हो रही है, पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह ये पार्शियल नेगेटिव जो है ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव के साथ। ऑक्सीजन क्या है पार्शियल नेगेटिव, ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव के साथ। सेम इसी तरह पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 ये क्या बना रहे हैं, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इसके दरमियान, और ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ये एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स की तरह इनकी रैंडम अरेंजमेंट नहीं होती। रैंडम मीन के ना तो बॉन्ड बनते हैं रैंडम मूवमेंट की वजह से, ना ही ब्रेक होते हैं। जबकि जब आइस का स्ट्रक्चर बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे तो इनका एक रेगुलर पैटर्न अरेंज होता है, और ये जो रेगुलर पैटर्न होता है ये हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। और हेक्सागोनल फॉर्म में इसके दरमियान क्या होती है एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती हैं। और ये जो एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती हैं जिस बेस पे हम कहते हैं कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो लो हो जाती है। जब आइस की डेंसिटी लो हो जाती है लेकिन एम्प्टी स्पेस क्रिएट होने की वजह से ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, जो आइस फॉर्म होती है वो मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एज़ कंपेयर टू लिक्विड फॉर्म। ठीक है जी, जब वाटर अपनी लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसके कंपैरिजन में जो आइस फॉर्म होती है एज़ कंपेयर टू लिक्विड फॉर्म। ठीक है जी, वाटर आइस फॉर्म में ज़्यादा स्पेस ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। और कितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, 9% मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और उसकी रीज़न यही होती है कि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है और डेंसिटी लो हो जाती है। और डेंसिटी लो होने की वजह से जो चीज़ हल्की होती है वो सरफेस पे आ जाती है। और यही हमारे पास मेन रीज़न है दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, कि आइस जो होती है वो वाटर पे क्या करती है, फ्लोट करती है। तो बेटा यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, आइस बनती है, वाटर मॉलिक्यूल्स अपने पैटर्न में आते हैं तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये मैंने जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे मतलब मिलियंस की अमाउंट में स्ट्रक्चर बने होते हैं वाटर सरफेस पे। डेंसिटी लो होती है, जो आइस फॉर्म में वाटर होता है वो 9% मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। और यही वजह है कि जो आइस होती है वो हल्की होने की वजह से सरफेस पे फ्लोट करती है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें एक छोटी सी चीज़ मेंशन करते हैं कि यही जो हमारे पास लिक्विड होते हैं इसमें एक अनॉमलस बिहेवियर भी आता है। और वो अनॉमलस बिहेवियर किस तरह से है, हम कहते हैं कि वाटर जो होता है जब डेंसिटी मीन जब इसको ठंडा किया जाता है
तो डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, कि जब हम क्या करते हैं, इसमें एक एनॉमलस बिहेवियर होता है, हम मेंशन करते हैं कि जब वाटर डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। मीन जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे होते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाती है, डेंसिटी जो होती है वाटर की वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये एक इसका गैर मामूली बिहेवियर है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो इनॉर्मलस बिहेवियर होता है वाटर का, यही वजह है, इसी बिहेवियर की वजह से जितनी भी इक्वेटिक लाइफ है वो अंडर मीन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है विंटर कंडीशन में, जब जो सरफेस वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी एनॉर्मलस बिहेवियर की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव करती है अंडर द ब्लैंकेट ऑफ द आइस। अब होता क्या है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है वाटर, मतलब इसके बारे में जो कहा जाता है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो लेक्स या पॉन्ड्स में जो वाटर होता है वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जो आइस बनती है सरफेस पे वो क्या होती है, जस्ट बोलिए समझ लें कि ये सरफेस पे क्या है, आइस है। ठीक है जी, ये आइस बन चुकी है और ये जो आइस का टेम्परेचर है ये कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसके जो बीनीथ वाटर होता है, मीन इसके नीचे का जो वाटर है उसका टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, हाई होता है। मीन इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, मीन्स हाई ज़रूर होता है। जस्ट सपोज हम कह देते हैं कि जो नीचे वाले पानी का टेम्परेचर है वो कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है। तो होता क्या है कि ये जो आइस की लेयर होती है, ये जो आइस होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, इट सर्व एज अ इंसुलेटर। ये किसके तौर पे एक्ट करता है, इट सर्व एज अ इंसुलेटर, और जो इंसुलेट होता है ये अंदर की हीट को लॉस नहीं होने देता। ठीक है जी, जब टेम्परेचर मीन सरफेस लेयर जो है टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से वो आइस में कन्वर्ट होगी, और जबकि जो इसके अंडरनीथ वाटर है, मतलब इसके जो नीचे का पानी है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर जो है जो आइस की फॉर्म में है, ये एज ए इंसुलेटर एक्ट करता है, तो अंडर की हीट को लॉस होने नहीं देता, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये जो इंसुलेटर लेयर होती है, ये जो आइस का ब्लैंकेट होता है, ये एक किस्म का हम कह सकते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम कह सकते हैं कि ये नेचर की एक ब्लेसिंग ही है कि इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से, आइस के इंसुलेशन की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो मंथ्स तक जो होती है वो मतलब इतने विंटर मौसम में जब आइस होती है उसमें सर्वाइव कर सकती है अंडरनीथ द आइस ब्लैंकेट। तो हम इसके लिहाज से ये भी कह सकते हैं जो लाइफ पैटर्न होता है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए शायद वुड हैव बीन इंटायरली डिफरेंट, ये मुकम्मल तौर पे चेंज होता इन द एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। तो इन शॉर्ट हम इसको अगर सम अप करते हैं विद द एप्लीकेशंस कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक किस्म की ब्लेसिंग भी है। मतलब अगर हम हर लिहाज से नेचर को देखते हैं तो नेचर के हर काम में कोई ना कोई जो है बेनिफिट इंसानों के लिए रखा गया है, पूरी अपनी कायनात के लिए रखा गया है। तो जैसे कि हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ देखी थी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, हमने सॉल्युबिलिटी को स्टडी किया था, फिर हमने देखा था कि जो क्लिनजिंग पैटर्न होता है वो किस तरह से होता है, बायोलॉजिकल कंपाउंड जो है इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, फिर हमने टेक्सटाइल मटेरियल में देखा था। मीन्स ऑल दो इन शॉर्ट हमें इस समराइजेशन से यही पता चलता है कि ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेजर में अगर ऑलमोस्ट 80% को हम कंसीडर करते हैं तो उन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो यहाँ पे बेटा हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी एप्लीकेशन, किसी पॉइंट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।